Ma'am, I have selected. यस बेटे, नेम बोलेंगे साथ में। Ma'am, Matthew. Okay बेटे, फर्स्ट टॉपिक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट। दिस टॉपिक आई हैव सेलेक्टेड फ्रॉम द चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक बेटे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वाले में से है। यू हैव आल्सो लर्नड अबाउट दिस टॉपिक इन क्लास 10th 2। ठीक, तो उसमें भी हमने आपको अच्छे से लिखवाया था, तो यू गो थ्रू दोस पॉइंट्स as well as you are able to find this topic in any of the book। ठीक है, बहुत मटेरियल मिलना है इस पे, फोटोग्राफ्स भी मिल जाएंगी आपको। यू हैव टू राइट मोर एंड मोर एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट प्लांट पार्ट्स। ओके, पॉलिनेशन एंड पॉलिनेटिंग एजेंट। This topic we have selected from chapter number 2, that is sexual reproduction in flowering plants. So here the detailed account of pollination is given, and some of the points we can also take from another chapter. There is one chapter in the last of the book, organisms and populations. उसमें भी pollination के बारे में बताया हुआ है, तो उसमें आपने pollination as well as how many types of pollination are there। ठीक है, you also have to write about the mechanism of the pollination as well as the various pollinating agents. It may be biotic and abiotic agents. Okay, wherever necessary you have to paste the picture, but always paste a enlarged view। ठीक है, छोटे सी पिक्चर नहीं पेस्ट करनी, बड़ी सारी लार्ज पिक्चर पेस्ट करनी है। एंड wherever you are able to draw डायग्राम, तो डायग्राम बना सकते हैं। ओके बेटे, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। आई हैव सेलेक्टेड दिस टॉपिक फ्रॉम चैप्टर 1। आई थिंक चैप्टर 1 या चैप्टर 2 के लास्ट में ये टॉपिक दिया हुआ है, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। तो यू हैव टू राइट द मैकेनिज्म ऑफ दिस मेथड, पॉलीएम्ब्रियोनी, एपोमिक्सिस। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ दिस पॉलीएम्ब्रियोनी इज देयर, एपोमिक्सिस देयर। सो इफ यू आर टेकिंग द हेल्प ऑफ योर रेफरेंस बुक, ठीक है, आई हैव ऑलरेडी सजेस्टेड सो मेनी रेफरेंस बुक्स लास्ट ईयर। ठीक है, मॉडर्न एबीसी ऑफ बायोलॉजी, प्रदीप एबीसी, ये सारे जो हैं उनके अंदर ये टॉपिक अच्छे से दिया हुआ है, तो यू गो फॉर दैट। Contraceptive methods, already I have explained it in a detailed manner. The presentation is there with you. You can add your own points। ठीक है, और ज्यादा ब्रॉड इसको बना सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को। हर एक मेथड जो है उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस यू हैव टू नोट डाउन। ओके बेटे, देन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, इन शॉर्ट इट इज नोन एज ART। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज मींस इन विट्रो टेक्निक्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो जिसने भी ये टॉपिक सिलेक्ट किया है, ठीक है, यू हैव टू राइट ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, and if there is any advancement in this field that you also have to mention। और assisted reproductive technologies के साथ एक केस स्टडी भी डाल देंगे किसी भी एक इंडियन पेशेंट की, ठीक है, जिसने जो है assisted reproductive technology की हेल्प से जो है चिल्ड्रंस बेयर की है। ऐसे कोई भी एक केस स्टडी लास्ट में डालेंगे। फर्स्ट यू हैव टू, फर्स्ट पेज you have to be kept reserved for certificate। then you have to write 10 to 12 pages of investigatory project, and in the last there is one page that is related with bibliography, where you have to mention that from which sources you have collected your information। ठीक है बेटे, it may be the name of any of the websites from where you have collected the information। it may be some of the reference books, अगर आपने कोई reference books यूज की हैं, कोई biology से related magazines यूज की हैं, so you have to mention the name of that। okay, you also have to write the name of the author too if required। then another is Mendelian and chromosomal disorder। this topic I have selected from chapter 5, principles of inheritance and variations। okay but I am also going to send you the presentation regarding the same, so you can also take the help from that presentation। even a lot of material is available on internet, ओके, इन योर रेफरेंस बुक्स टू। अभी मैंने मॉडर्न की बुक देखी है, उसमें बहुत ज्यादा पेजेस में एक्सप्लेन किए गए हैं टॉपिक्स, यू कैन गो फॉर दैट, बट नीड नॉट टू राइट दोज अकाउंट दैट इज आउट ऑफ योर वे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं लिख लेना है जो हमें पता ही ना हो और हमारे से ऊपर से जा रहा हो, तो यू हैव टू राइट ओनली दैट मच जितना कि आपको समझ में आता है। ओके बेटे, तो यहाँ पे मेंडेलियन एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स इजीली मिल जाएगा हमें। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 6। ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और उसमें
जो है ये टेक्निक दी हुई है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। जो भी स्टूडेंट इस टॉपिक को सिलेक्ट करेगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को, उसने सबसे पहले मेथड के बारे में बताना है, उसके बाद मैकेनिज्म क्या है, व्हाट इज द टेक्निक ऑन विच दिस मेथड इज बेस्ड, ओके, दैट ही हैज टू राइट, एंड लेटर ऑन वन केस स्टडी इज गिवन। इसमें एक केस स्टडी आपने डालनी है, इट मे बी ऑफ सम इंडियन नेशनल और सम फॉरेन पर्सन, ठीक है। तो देयर आर सो मेनी सेलिब्रिटीज, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी केसेस जो हैं वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक से जो है सॉर्ट आउट किए गए हैं, ठीक है। तो वो केसेस जो हैं आपने इंडियन हिस्ट्री में से उठा के यहाँ पे डालने हैं केस स्टडी की फॉर्म में। तो दिस इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बहुत मटेरियल मिलेगा बेटे इस पे, फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड ये टॉपिक है, चैप्टर 6 से रिलेटेड टॉपिक है। लास्ट में 2 पेजेस में इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। रोल ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, फुल फ्लैश्ड चैप्टर है आपकी एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। यू हैव टू मेंशन द रोल ऑफ वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन योर डेली लाइफ। डेली लाइफ में आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या क्या जो है ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करती हैं। रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर सिंथेसिस ऑफ एंटीबायोटिक्स, ओके, एंटीबायोटिक्स में बताना है, सीवेज ट्रीटमेंट में बताना है, हाउ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स they are acting as biocontrol and biofertilizers. So this is a complete topic, a topic at glance, whole row functions of the microorganisms in for human welfare you have to mention this. तो पूरा का पूरा चैप्टर है, हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर है, रेफरेंस बुक में बहुत मटेरियल है। तो टॉपिक नंबर 8 बहुत ही अच्छा टॉपिक है, कोई भी स्टूडेंट सिलेक्ट कर सकता है, ओके बेटा। टॉपिक नंबर 9 वी हैव ऑलरेडी डन इट इन डिटेल, बहुत ज्यादा डिटेल में किया हमने इस टॉपिक को, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है। फोटोग्राफ्स भी बहुत मिल जाएंगी इस पे। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस टू हैव के सिम्पटम्स, ईच एंड एवरी डिजीज, कॉजल ऑर्गेनिज्म यू हैव टू मेंशन। तो बहुत ज्यादा के लिए जाने की जरूरत नहीं है, सिलेक्ट 4 to 5 डिजीजेस जो इजीली आप मेमोराइज कर सके, कॉजल ऑर्गेनिजम्स, और जो भी इनके सिम्टम्स हैं वो सारा आप लिखेंगे। प्रिवेंशन के लिए आप लिखोगे प्रिकॉशंस कौन से अडॉप्ट करने हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को प्रिवेंट करने के, ठीक बेटे। उसके बाद देखिए माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। तो व्हाट इज दिस टॉपिक, एक्चुअली दिस टॉपिक आई हैव ऑलरेडी सेलेक्टेड फ्रॉम दैट चैप्टर, रोल वो वाला चैप्टर है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर में से ये टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है, लास्ट के 2 पेजेस में दिया हुआ है टॉपिक। और हियर इन दिस टॉपिक व्हाट यू हैव टू राइट दैट हाउ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, दे आर प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द फील्ड, ठीक है। अर्लियर व्हाट वी हैव टू डू, वी स्प्रे सो मेनी पेस्टिसाइड्स, ठीक है, फंगिसाइड्स हम स्प्रे करा करते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हम अपने फील्ड में से ऑब्टेन कर सके, ठीक बेटे। पर नाउअडेज वो कहते हैं कि वी नीड नॉट टू डू सच काइंड ऑफ थिंग्स बिकॉज दे आर कॉजिंग द पोल्यूशन ऑफ द सॉइल। तो इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या करते हैं, वी सर्च फॉर दोस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, विच हैव प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप इन द फील्ड। तो अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के प्रेडेटर प्रे हैं या दूसरे वाले जो इनके प्रेडेटर्स हैं, तो कैसे हम इस होलिस्टिक अप्रोच को यूज कर सकते हैं। हमें फील्ड में कुछ भी स्प्रे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर हमें फूड चेन के बारे में मालूम है तो हम जो प्रेडेटर्स हैं उन्हीं को अलाउ करेंगे कि वो प्रेस जो है उनका रेडिकेशन कर देंगे, ठीक बेटे। तो इसका पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर में दिया हुआ है। देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज बायो फर्टिलाइजर एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट। तो देखो व्हाट इज फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच वी जनरली स्प्रे इन द फील्ड टू गेट rid from the different kind of disease causing pathogens or plant pathogens, ठीक बेटे। बट इससे क्या होता था, सॉइल पोल्यूशन होता था, वाटर बॉडीज जो है पॉल्यूटेड हो जाती थी। तो कहते हैं कि nowadays we are here encouraging the different microorganisms that are present in the field itself, and some of these microorganisms they are already doing some beneficial job for the plants that are growing in that field, ठीक है। यू हैव हर्ड अबाउट राइजोबियम, आपने राइजोबियम के बारे में सुना है, आपने नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनस, नाइट्रोसोकोकस, ठीक है, एजोटोबैक्टर, ये सारे हमने पढ़े हुए हैं क्लास 11th में, अगर आपको याद है मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में, ठीक है। मिनरल न्यूट्रिशन वाला एक फुल फ्लैश चैप्टर है, उसके अंदर हमने ये स्टडी किया हुआ है,
ठीक है, अगर नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, 11th की बुक आपके पास है, गो थ्रू दैट चैप्टर, वेरी इजी वन। तो उसमें से आप जो है ये मटेरियल सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये टॉपिक आप नेट पे डालोगे, यू विल गेट लॉट ऑफ मटेरियल। तो ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स which are used as fertilizers, biofertilizers in the field, their role you have to mention, and the mechanism, how they work in the field, how to fix nutrients for the different plant or crop species growing over the field, that you have to mention. Okay बेटे, अब मैंने अगला टॉपिक जो लिया है that is AIDS at glance। ठीक है, at glance का मतलब है कि फुल फ्लैश्ड लिखना है हमने एड्स के बारे में। ठीक है, एड्स क्या है, व्हाट इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ दैट कॉजल ऑर्गेनिज्म, हाउ द डिजीज स्प्रेड, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ सेल्स दे आर अफेक्टेड, what are the symptoms that are created in the early stages and the later stages, what is the incubation period of that virus, and what are the methods that are used for diagnosis, if any drugs are used। ठीक है, in so many times I have repeated कि भाई एड्स जो है उसे अभी तक क्योर नहीं किया जा चुका है, पर ड्रग्स हमारे पास हैं जो पर्सन की लाइफ स्पैन जो है उसको इंक्रीज करते हैं, वो सारा हम यहाँ मेंशन करेंगे। ठीक बेटे, उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमने लिया है that is infectious and non-infectious diseases, very easy topic। infectious diseases are those diseases जो जनरली एक पर्सन के दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आने से स्प्रेड होती है, एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस वो हैं जो कि एक दूसरे से इन्फेक्शन की वजह से नहीं होती है। तो यू हैव टू गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ बोथ टाइप ऑफ डिजीजेस, देयर कॉजल ऑर्गेनिज्म, देयर सिम्पटम्स, देयर मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन, एंड हाउ कैन यू डिटेक्ट दैट डिजीज। ठीक है, ऐसे नहीं है कि हमने 15-16 डिजीजेस यहाँ पे लिख लेनी है। गो फॉर, इफ यू आर गोइंग फॉर 3 to 4 डिजीजेस अंडर इन्फेक्शियस, तो फिर नॉन इन्फेक्शियस में भी 3-4 ऐसी डिजीजेस ले लीजिए आप। अगर कोई केस स्टडी हमें मिलती है किसी पर्सन की, तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, और बेटर है कि अगर हम इंडियन पर्सन की ही केस स्टडी डालें। ठीक है, क्योंकि फॉरेन नेशनल के बारे में हमें इतनी जानकारी नहीं है, तो बेटर दैट यू हैव टू सिलेक्टेड द केस स्टडी ऑफ दैट पेशेंट हु इज एन इंडियन। ओके बेटे, कैंसर एट ग्लांस में भी मैंने आपको वही बताया है कि दिस टॉपिक हैज अ ब्रॉडर व्यू। ठीक है, either you take so many cancers and explain the mechanism how that cancer spread, ठीक है, how you can detect those kind of cancers and what are the techniques available for the treatment, for the detection as well as diagnosis। ओके, या फिर दूसरा तरीका इसके अंदर ये है कि आप कैंसर में से कोई भी एक बड़ा कैंसर जो है आपको सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, या फिर आप लुकेमिया ले लेते हैं, ब्लड कैंसर जैसे हम कहते हैं। ठीक है, या कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ले लेंगे लंग कैंसर ले लेती हैं, कोई भी एक बड़ा कैंसर जो है उसको उठा लेना है आपने, और डिटेल में उसके बारे में आप लिखेंगे, एंड एक पर्सन की केस स्टडी डालेंगे जो कैंसर जो है उससे या तो रिकवर हो गया है या फिर उसको कैंसर हुआ था जिससे उसकी डेथ हो गई है। तो सो मेनी सेलिब्रिटीज नाउअडेज यू हैव हर्ड द न्यूज आल्सो। ठीक है, बहुत सारी सेलिब्रिटीज जो है सक्सेसफुली बीट कर पाई हैं कैंसर को, तो उनके आप नेम इसमें दे सकते हो, उनकी केस स्टडी दे सकते हो, युवराज सिंह की दे सकते हो, मोनिशा कोइराला की दे सकते हैं। ठीक है, तो काफियों की डेथ भी हो गई है, इरफान खान की डेथ हो गई है। तो आप कोई भी एक कैंसर उठा के उसके बारे में डिटेल में लिखिए, सब कुछ लिखना है और केस स्टडी डालिए। ठीक है बेटे, केस स्टडी डालना जरूरी है, डिजीज का केस में, एड्स में, कैंसर में आप डालेंगे। ठीक है, एड्स के अंदर भी आप डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने कल परसों एक न्यूज पढ़ी थी, ठीक है, फेमस इंटरनेशनल फुटबॉलर जिसकी डेथ हुई है एड्स की वजह से, फाइंड आउट द नेम ऑफ द पर्सन, आई हैव एस्केप्ड फ्रॉम माय माइंड, तो उसकी केस स्टडी आप डाल सकते हो। रिसेंटली दैट पर्सन इज डाइड आउट ऑफ एड्स। ओके बेटे, ड्रग्स एंड एडोलेसेंट, ठीक है, बहुत ही हॉट टॉपिक है इस टाइम में। ठीक है, यू हैव टू राइट डाउन द डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स जो आज के टाइम में यूज किए जाते हैं यूथ के द्वारा, वो सारे ड्रग्स आपने लिखने हैं। तो दिस में भी डिफरेंट टाइप ऑफ कैनाबिनॉइड्स, कोकेन्स, ठीक है, हेरोइन्स है, मॉर्फिन है, तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ये हमारे ही बुक के चैप्टर कॉमन ह्यूमन डिजीजेस ऐसे करके एक चैप्टर आई थिंक, या ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस चैप्टर है। ठीक बेटे, उसमें ये टॉपिक लास्ट में दिया हुआ है ड्रग के बारे में, 3 to 4 पेजेस में टॉपिक कवर हो रहा है, तो काफी सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा, फोटोग्राफ्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, एडोलेसेंट और ड्रग का क्या रिलेशन है। ओके बेटे, एडोलेसेंट्स जो है कैसे अपनी एडोलेसेंट एज के अंदर दी स्टूडेंट्स दे बिकॉज ऑफ देयर क्यूरियोसिटी, ठीक है, दे ट्रैप देमसेल्व्स इन, दे बिकम ड्रग एडिक्ट यू कैन से।
तो सारे तरह के ड्रग्स को एक्सप्लेन करने के बाद बताइए कि उनके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे वो आपकी ब्रेन को, आपके हार्ट को जो है वो मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, एडोलेसेंट्स जो है वो किस तरह से ड्रग्स की चपेट में आ जाते हैं, यू हैव टू राइट दैट। एंड एडवाइस क्या है एडोलेसेंट्स के लिए, दैट यू हैव टू मेंशन। ठीक बेटे, कोई भी एक ऐसे फेमस प्लेयर की आप यहाँ पे केस स्टडी डाल सकते हैं जो एक टाइम पे ड्रग एडिक्ट था बट नाउ ही इज सक्सेसफुली रिकवर्ड। ठीक है, या आपकी लोकेलिटी में कोई ऐसा पर्सन है जो कि ड्रग एडिक्ट रह चुका है एक टाइम पे, पर अब वो नॉर्मल लाइफ में जो है फिर से आ गया है, उसने सक्सेसफुली बीट किया है। तो ये सारी आप केस स्टडी यहाँ पे डालेंगे। ठीक बेटे, सिंगल सेल प्रोटीन्स क्या होते हैं? तो देखिए, सिंगल सेल प्रोटीन्स वाला जो टॉपिक है ये मैंने सिलेक्ट किया है। आई थिंक चैप्टर का नेम है, देयर इज वन चैप्टर, डेटा मूवमेंट। देखिए, सिंगल सेल प्रोटीन होते ही क्या है बेटे? सिंगल सेल प्रोटीन जो है दे आर एक्चुअली द derived form of some of the microorganisms which are highly nutritious and they contain high amount of these proteins. ठीक है, if you remember when I have discussed the economic importance of algae last year in class 11, तो आपको याद होगा कि मैंने उसमें आपको बताया था कि स्पिरुलिना एल्गी जो होती है, ठीक है, उसको स्पेस में जाने वाले जो लोग होते हैं उसको ड्राइड फॉर्म में लेके जाते हैं एंड दे टेक 2 or 3 pinches of these proteins. So there are so many algae, fungal species as well as bacterial species, okay, and they are used as single cell proteins and they are highly nutritious. And how these single cell proteins they are obtained, their entire mechanism you have to mention. ठीक बेटे, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सिंगल सेल प्रोटीन्स के फॉर्म में यूज किया जा रहा है, तो वो आपने यहाँ पे पूरा लिखना है। तो एक छोटा सा टॉपिक है एनसीईआरटी में, पर ये टॉपिक जो है वो काफी बड़ा बन जाएगा। ठीक है, जब आप इसको देखेंगे, आई थिंक स्ट्रेटजीज ऑफ फूड इनहेंसमेंट में ये टॉपिक हो सकता है, तो गो थ्रू दैट। उसके बाद देखिए टिश्यू कल्चर। व्हाट इज टिश्यू कल्चर? इट इज अ न्यू मेथड, ठीक है, एंड इट कम्स अंडर बायोटेक्नोलॉजी। इट इज अ सब ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। टिश्यू कल्चर एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम प्लांट का कोई भी वेजिटेटिव पार्ट जो है उसको इन विट्रो कंडीशंस के अंदर, ठीक है, सुटेबल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं और उसकी प्रॉपर ग्रोथ होती है, उसका डेवलपमेंट होता है और उससे हम एंटायर प्लांट स्पीशीज जो हमको ऑब्टेन कर सकते हैं। तो एज अ पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज इट इज ग्रोइंग इन द नेचुरल हैबिटेट, वी विल प्रोवाइड ऑल दोस कंडीशंस टू दैट पर्टिकुलर प्लांट सेल। ठीक है, इन लेबोरेटरी जैसे सनलाइट है तो सनलाइट के लिए भी यूज द फ्लोरोसेंट लैंप्स देयर। ठीक है, न्यूट्रिएंट मीडियम हम देते हैं, क्योंकि देखिए अगर तो एम्ब्रियो जो है वो सीड के अंदर होगा, ठीक है, अगर एम्ब्रियो जो है वो प्लांट जो है वो सीड के अंदर प्रेजेंट है तो उसको ऑलरेडी नरिशमेंट मिल रहा है एंडोस्पर्म से। पर अगर हम आर्टिफिशियल तरीके से उसको टेस्ट ट्यूब में ग्रो कर रहे हैं तो उस केस में आपने क्या करना है, तो उस केस में आप न्यूट्रिएंट मीडियम तैयार करती है। तो इसमें हमने टिश्यू कल्चर टेक्निक क्या है, ठीक है, व्हाट इज द मेथड, इसमें क्या उसकी मेथोडोलॉजी है उसके बारे में लिखना है आपने। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर्स आर देयर, ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू कल्चर इज देयर, इट मे बी शूट कल्चर, रूट कल्चर, ठीक है, इसके अलावा लीफ का कल्चर भी किया जाता है। इस टेक्निक को माइक्रो प्रोपोगेशन भी हम कहते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, वो सारा लिखना है आपने। कल्चर मीडियम जो है मोस्टली कौन से यूज किए जाते हैं, तो जनरली एमएस मीडियम यूज किया जाता है, मोरास्टिक एंड स्कूप मीडियम। There are so many other mediums that are used as culture medium. तो जो बच्चे इस पे काम करेंगे बहुत मटेरियल मिल जाना है आपको, ठीक बेटे। उसके बाद देखिए प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग क्या है, व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग? इट इज अ टेक्निक, ठीक है, यू कैन से इट इज अ क्लासिकल मेथड ऑफ ब्रीडिंग अमंग सुपीरियर प्लांट वेराइटीज। तो एक पूरा का पूरा टॉपिक जो है इसके ऊपर बेस्ड है एंड चैप्टर है स्ट्रेटजीज ऑफ एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। ठीक है, it is not I'm not mentioning here the number of the chapter, I'm not very much sure, पर चैप्टर का नेम है स्ट्रेटजीज ऑफ एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। उसमें ये टॉपिक है प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है, काफी बड़ा टॉपिक है। सबसे पहले आप प्लांट ब्रीडिंग की डेफिनेशन देंगे, मेथड के बारे में लिखेंगे, कौन कौन से सुपीरियर वेराइटीज हमने ऑब्टेन की है, हाई यील्डिंग वेराइटीज, ठीक है। तो जैसे पंजाब के अंदर देयर इज वन हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ वीट, वीट की एक हाई यील्डिंग वैरायटी है, जो बच्चे फार्मर्स की फैमिलीज को बिलोंग करते हैं उनको पता है, एंड द नेम ऑफ द वैरायटी इज कल्याण सोना वीट।
ठीक है। उसी तरह से पूसा वेराइटी इन केस ऑफ राइस, पैडी की कल्टीवेशन में पूसा वेराइटी यूज की जाती है, पद्मा वेराइटी यूज की जाती है। तो इसके अंदर हमने ऑल हाई यील्डिंग वेराइटीज जो उनके बारे में लिखना है, जो प्लांट ब्रीडिंग की वजह से हमने ऑब्टेन की है। तो ये बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है, इन्वेस्टिगेटरी टॉपिक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, बहुत मटेरियल मिलेगा हमें इससे। पोल्ट्री एंड डेयरी फार्मिंग एक साइड बिजनेस होता है फार्मर के लिए। ठीक है, तो अगर आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग का कंसेप्ट जो है उसको स्टडी किया हुआ है या सुना है कभी हमारे से, तो आपको पता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें फार्मर जो है वो काफी सारे मेथड्स को एक साथ अडॉप्ट करता है। ठीक है, जिससे उसको साइड इनकम होती रहती है। तो उसी में पोल्ट्री फार्मिंग जो है, ठीक है, जिसे हिंदी में हम मुर्गी पालन कहते हैं, एंड डेयरी फार्मिंग, ठीक है, डोमेस्टिकेशन ऑफ योर डोमेस्टिक एनिमल्स, जो जनरली जो है आपके मिल्क देने वाले एनिमल्स हैं, वो फैलोज हैं, काउज हैं, ठीक है, गोट्स हैं, ये सारी डेयरी फार्मिंग के अंदर आ जाती हैं। तो एक पर्टिकुलर पोल्ट्री फार्म या डेयरी फार्म कंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं, एनिमल्स की ब्रीडिंग वहां पे कैसे करवाई जानी है, या एनिमल्स के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनको सेल करना, उनको कैसे जो है सेफ रखना, एनिमल जो है उसकी हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है, व्हाट इज द रोल ऑफ द वेटरनरी डॉक्टर हियर, ये सारी चीजें हम लिखेंगे पोल्ट्री एंड डेयरी फार्मिंग। Okay, बेटे, एनिमल हस्बेंड्री यू हैव आल्सो लर्नड इन क्लास 9th अबाउट दिस एनिमल हस्बेंड्री। ओके, एक ऐसी टेक्निक है एनिमल हस्बेंड्री जिसके अंदर हम सुपीरियर जो ब्रीड्स होते हैं उनको सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बीच में जो है हम इंटरब्रीडिंग करवाते हैं। ठीक है बेटे, ताकि हमें ऐसे एनिमल्स जो है वो मिल सके जो सुपीरियर कैरेक्टर्स रखते हो अपने पेरेंट्स के कंपैरिजन में। तो दिस मेथड इज जनरली डन फॉर ऑब्टेनिंग मोर एंड मोर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन जो है उसके लिए हम ये मेथड यूज करते हैं। तो दिस टॉपिक इज आल्सो रिलेटेड विद द चैप्टर स्ट्रेटजीज ऑफ एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। ठीक बेटे, उसमें सारे तरह की एनिमल हस्बेंड्री के बारे में सब कुछ बताया गया है। तो आपने ऐसे ऐसे एनिमल्स के भी इसके अंदर नेम देनी है या केस स्टडीज देनी है एनिमल्स की, जो कि इंडिया के अंदर जो है तैयार किए गए हैं। तो उसमें अगर यू हैव इफ यू रिमेंबर देयर इज वन बुफेलो, मैंने कई बार छोटी क्लासेस में स्टूडेंट्स को बताया, ठीक है, नेम ऑफ द बुफेलो इज मुर्रा बुफेलो एंड वो 20 बकेट्स तक जो है वो दूध देती है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे एग्जांपल है। साहिवाल काऊ जिसे पाकिस्तान से लाया गया था और यहाँ की जो लोकल ब्रीड्स हैं उनके साथ ब्रीडिंग करवा के तैयार किया गया था, तो उनकी भी मिल्क का जो प्रोडक्शन है बहुत ज्यादा होता है उनसे। तो ऐसे एनिमल्स के बारे में यहाँ पे आप डिस्कस करोगे। देखो बेटे, चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी साइंस की एक न्यू ब्रांच है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी हेल्प लेकर हम जो है क्या कर रहे हैं, तो कहते हैं कि बहुत सारे हमने ऐसे प्रोडक्ट्स जो हैं वो तैयार किए हैं। एग्रीकल्चर के फील्ड में हमने ऐसे ऐसे प्लांट्स तैयार कर लिए हैं जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैं। जीएम प्लांट्स के बारे में आपने सुना होगा, कई बार मैंने आपको जीएम क्रॉप्स के बारे में भी बताया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती है। ठीक बेटे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी यू हैव हर्ड। तो एग्रीकल्चर में हमने ऐसे ऐसे प्लांट तैयार किए हैं जो कि जिनके अंदर हमने कुछ आर्टिफिशियल तरीके से जीन्स इंसर्ट किए हुए हैं, and because of insertion of these genes now these plants they are not very much susceptible to different plant pathogens who are causing disease in these plants। ठीक बेटे, तो वो यहाँ पे हम लिख लेंगे। उसके बाद देखो ये चैप्टर जो है ये अभी हमने किया नहीं है, पर ये हमारी बुक में चैप्टर इसी नेम से ही है, applications of biotechnology। another topic genetic engineering and recombinant DNA technology। So this topic is also selected from one of the chapter of biotechnology, this principle and processes of biotechnology ऐसे करके चैप्टर है जिसमें एक टेक्निक है हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग की, उसका फुल चैप्टर उस टेक्निक से रिलेटेड है। तो जो स्टूडेंट ये दोनों टॉपिक सेलेक्ट करेंगे ना वो इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट जो है उसको अभी रिवाइज कर लेंगे, बट दे विल मेक द इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट आफ्टर दीज टू टॉपिक्स। Okay बेटे, but they are not the easy one, so you always remember you have to select the topic according to your level, don't go for the difficult one। क्लोनिंग वेक्टर्स जो है वो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाले चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक बेटे, एवोल्यूशन ऑफ मैन में आपने प्री हिस्टोरिक मैन का एवोल्यूशन कैसे हुआ उसके बारे में डिटेल में लिखना है, तो ये चैप्टर एवोल्यूशन में से लिया गया है।
ठीक, पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शंस जो है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शंस के बारे में लिखना है। इट में भी कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, ठीक है। और इसमें काफी सारे जो है प्रिडेशन है, इसके अंदर पैरासिटिज्म है, कंपटीशन है। तो ये चैप्टर ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में 3 से 4 टाइप की इंटरेक्शंस दी हुई है, वो सारी हमने लिखनी है। हमने 6th 7th 8th क्लासेस में इनके बारे में रीड किया हुआ है। होमोलॉगस एनालॉगस ऑर्गन सब बच्चों को क्लियर है, ठीक है। होमोलॉगस ऑर्गन्स कौन से होते हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स कौन से होते हैं, हम सबके एग्जांपल्स देने हैं हमने। ओजोन लेयर डिप्लीशन इज वेरी मच क्लियर। रेडियो एक्टिव वेस्ट क्या होता है और रेडियो एक्टिव वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है। लास्ट चैप्टर है आपकी बुक का, उसमें से ये सेलेक्ट किया गया है टॉपिक, रेडियो एक्टिव वेस्ट वाला। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी वहीं से सिलेक्ट किया गया है और उसी में से लास्ट टॉपिक भी लिया गया है, रोल ऑफ लोकल कम्युनिटीज इन वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ठीक बेटे, इसमें आपने लोकल पीपल्स का रोल बताना है कि वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने में और फॉरेस्ट को कंजर्व करने में ट्राइबल कम्युनिटीज जो है उन्होंने कौन कौन से इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं, वो सारा लिखेंगे आप। 10th में भी हमने इसके ऊपर पूरा फुल लेक्चर दिया था, तो उसको आप जो है अगर फिर से देखेंगे तो काफी सारे और एग्जांपल आपको मिल जाने हैं। एग्रोकेमिकल्स मींस जो भी केमिकल्स हम फील्ड में स्प्रे करते हैं अपना यील्ड जो है फील्ड में इंक्रीज करने के लिए, वो एग्रोकेमिकल्स में आता है, ठीक है। और एग्रोकेमिकल्स कैसे एक सोर्स बन गए हैं सॉइल पॉल्यूशन का, दैट यू हैव टू मेंशन हियर। तो सॉइल पोल्यूशन एग्रोकेमिकल्स की वजह से कैसे होता है, व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स, एग्रोकेमिकल्स की जगह पे दूसरे अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं। कोई भी ऐसे सिटी का जो है आप केस स्टडी डालें जिसके अंदर एग्रोकेमिकल्स की वजह से पोल्यूशन हुआ है, ठीक बेटे। अम्यूनिटीज एंड एलर्जीज, वेरी इजी टॉपिक एंड सिलेक्टेड फ्रॉम द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। So we have to write what is immunity, how many types of immunities, it may be active immunity, passive immunity, acquired immunity, ठीक है। तरह तरह की है वो सारी लिखनी है। एलर्जीज कितने तरह की होती हैं, कौन कौन सी एंटीबॉडीज है उनकी वजह से एलर्जीज होती हैं, एलर्जेंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द कंडीशंस, ये सारा कुछ। बायोफोर्टिफिकेशन क्या है, बायोफोर्टिफिकेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम हमारी जो नॉर्मल जो हमारे फूड क्रॉप्स हैं जैसे वीट है, राइस है, मेज है, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक जीन्स जो है उनको इंसर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और उन जीन्स की वजह से, ठीक है, वी आर नॉट ओनली ऑब्टेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम वीट, राइस एंड मेज, एंड in addition to carbohydrates if we insert some of the genes that we selected from spinach, जैसे पालक में से हमने कोई आयरन वाला जीन सिलेक्ट किया है उसको हमने वीट में डाल दिया या फिर हमने राइस में डाल दिया, ठीक है बेटे। तो कहते हैं कि ये हमारी जो ह्यूमन इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, तो उस केस में जो अगर नॉर्मल पर्सन जो है वो सिर्फ वीट, राइस या मेज ही अफोर्ड कर पाता है, वो हर रोज वेजिटेबल फ्रूट्स के लिए नहीं अफोर्ड कर सकता, तो उस केस में साइंटिस्ट ने ये सोचा है कि इफ वी इंसर्ट द genes that are present in different vegetables and fruits in the common food crops, तो जो नॉर्मल पर्सन है, कॉमन मैन है, उसको भी किसी तरह का कोई माल न्यूट्रिशन नहीं होगा और उसकी डाइट जो है वो भी इन सभी चीजों में रिच होगी। तो इस मेथड को बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है ये भी स्ट्रैटेजीज वाले टॉपिक, स्ट्रैटेजीज ऑफ फूड एनहांसमेंट वाले चैप्टर से लिया गया है। बायोसेफ्टी एंड पेटेंट्स क्या होते हैं, तो पेटेंट्स जो है वो ऐसे लीगल राइट्स हैं जो कोई भी कंट्री जो है वो अपने यहाँ की जो इंडिजीनियस एजुकेशन है या इंडिजीनियस जो सोर्सेज हैं उसके इनकम के, ठीक है, उसके लिए खरीद लेता है, लीगल राइट्स ले लेता है, ताकि कोई दूसरी बाहर से कोई कंट्री आकर जो है उनकी कोई भी इंडिजीनियस मेडिसिन है या फिर कोई भी उसकी इंडिजीनियस नॉलेज है उसको यूज करके कोई प्रॉफिट ना गेन कर सके, ठीक है बेटे। तो ये वाला जो है बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर से सिलेक्ट किया गया टॉपिक। तो जैसे इंडिया जो है उसमें काफी सारे ट्रेडिशनल प्लांट्स हैं जिनका मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है, जैसे टर्मरिक है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट है, अश्वगंधा है जो आयुर्वेदा के अंदर मेंशन किए गए हैं। तो बहुत सारी जो फॉरेन कंट्रीज है ना वो इंडिया के इन मेडिसिनल प्लांट्स पे नजर रखती हैं और वो यहाँ पे आकर लोग जो है सीख लेते हैं यहाँ के जो इंडिजीनियस पीपल होते हैं उनसे, और अपने कंट्री में जाके उस ट्रेडिशनल नॉलेज को यूज करके अपने नाम पे जो है इनकम कमाने लग जाते हैं। तो आजकल जो इस तरह के हमारे जैसे कंट्रीज हैं वो क्या करते हैं, मतलब नॉलेज को लीगली अपनी साइड कर लेते हैं, ठीक है, ताकि कोई दूसरा इसका मिस यूज ना कर सके, इसका जो भी बेनिफिट है वो हमारे लोगों को मिले।
तो इसे हम बायोसेफ्टी या पेटेंट कहते हैं। उसी तरह से जैसे एक राइटर एक बुक लिखता है ना, तो उसका कॉपीराइट ले लेता है। अगर कोई उसकी बुक को कॉपी करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ लीगल एक्शंस लिए जाएंगे। ठीक है बेटे। लास्ट टॉपिक है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, हमने कुछ नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स जो है उसमें कुछ ऐसे बेनिफिशियल जीन्स इंसर्ट किए हैं जिससे वो हमारे लिए बेनिफिशियल बन गए हैं और उसे हम ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन से रिलेटेड है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक्स ऑफ इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट। तो अब आपको हेल्प हो जाएगी, एक आइडिया हो जाएगा। नाउ यू विल सिलेक्ट द टॉपिक। ठीक बेटे, इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है टॉपिक को और फिर मुझे बताना है। अगर कोई स्टूडेंट बायोटेक से रिलेटेड कोई टॉपिक लेता है तो उस केस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके बेटे, तो उस केस में भी आपने क्या करना है, जो भी आप टॉपिक लेते हो अगर बायोटेक्नोलॉजी वाला है तो यू वेट फॉर दैट चैप्टर टू कम, देन यू विल राइट डाउन, यू विल फाइनलाइज योर इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट। ओके, प्रोजेक्ट को अभी से फाइनल करने की जरूरत नहीं है। अगर स्टूडेंट को लगता है कि व्हेन वी स्टडी दिस चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी देन आई एम एबल टू फाइंड आउट, यू विल कलेक्ट द मटेरियल फॉर दैट और उसके बाद आप उसके लिए फाइनल कर सकते हो। ओके हाँ जी बेटे, नाउ एनी क्वेश्चन? हाँ जी, कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को, कोई प्रॉब्लम?